गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं बता रहे हैं कि तालिबानी आतंकवादी हैं, जिहादी हैं? क्यों चुप हैं? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। आपको बहुत कुछ समझ में आएगी। एक भी लाइन वीडियो का स्किप ना होने दें और अच्छी तरह समझने का कोशिश करें। ग्रामीण टीवी में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान एक पहाड़ी और कबायली वाला देश है। यहाँ करीब 4 करोड़ जनसंख्या है और 15% लोग ही शहर में रहते हैं। इस देश में पेट्रोलियम पदार्थ, लिथियम, सोने का खान और दुनिया भर का 90% हीरोइन इसी देश के अफीम से बनाया जाता है। इस देश को 4 बड़े शहर काबुल, कंधार, हेरात और मजार शरीफ एक हाईवे से जोड़ती है, जिसको गारलैंड रोड कहा जाता है। इस देश को साम्राज्यों का कब्रगाह भी कहा जाता है। इस देश में आक्रमण करना बहुत आसान है, लेकिन राज करना उतना ही कठिन है, क्योंकि पहाड़ी या कबायली क्षेत्र होने के कारण पूरे देश में अधिकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन दुनिया भर का महाशक्ति वाला देश इस देश पर हमेशा नज़र बनाए बैठे हुए थे और कई बार इन महाशक्तियों के द्वारा इस देश पर आक्रमण भी हुआ, लेकिन पूरी तरह इस देश पर शासन करना, इस देश पर राज करना संभव नहीं हो पाया और अंत में इन देशों को छोड़कर अपने अपने देश जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, 1919 से पहले यहाँ ब्रिटिशर्स की राज थी, लेकिन रसिया के द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद इस देश को 1919 में स्वतंत्र कर दिया जाता है और उस स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देश का राजा नादिर शाह बनते हैं और इस देश का अंतिम राजा जाहिर शाह बनते हैं और इनका शासनकाल 8 नवंबर 1933 से 27 जुलाई 1973 तक चलता है। जाहिर शाह को एक अच्छा राजा के रूप में देखा जाता है और जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा देश का आधुनिकीकरण किया जा रहा था। स्कूलें, कॉलेज, सड़कें आदि बनाए जा रहे थे। लड़कियों को पढ़ने के लिए आज़ादी, बहुत तरह की इन्होंने आज़ादी दी। आधुनिकीकरण पर ज़्यादा जोर देने लगे। लेकिन दोस्तों, जाहिर शाह राजा होने के बावजूद भी इस देश में लोकतंत्र व्यवस्था लागू कराना चाहे और कई जगह चुनाव भी करवाए। लेकिन आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि राजतंत्र तो राजतंत्र होता है। राजतंत्र में एक व्यक्ति शासन का सर्वेसर्वा होता है और राजा निरंकुश शासन करता है। इसी निरंकुश शासन व्यवस्था से असंतुष्ट होकर 1965 में नूर मोहम्मद तारिकी के द्वारा पीडीपीए की स्थापना की जाती है। पीडीपीए का मतलब होता है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान का स्थापना किया जाता है। उसी समय दोस्तों, जाहिर शाह बीमार होते हैं और इलाज के लिए वो इटली चले जाते हैं। इटली जैसे ही जाते हैं, तब उनके रिश्तेदार और सेनापति दाऊद खां के द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है और वो खुद को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों घोषित कर देते हैं और लोगों से वादा करते हैं कि हम देश के लिए एक नया संविधान लाएंगे और आप लोगों को अधिक सहूलियत मिलेगी, चुनाव कराएंगे। लोग इस पर विश्वास करते हैं। इनका शासनकाल 17 जुलाई 1973 से 27 अप्रैल 1978 तक चलता है। लेकिन जब 1977 तक ये कुछ भी ऐसा काम नहीं करता है तो वहाँ के लोगों में विरोध पनपने लगता है और जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। उधर नूर मोहम्मद तारिकी के द्वारा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान का जो स्थापना किया गया था, वो धीरे धीरे उस पे लोग शामिल होते हैं और उनकी संख्या बढ़ने लगती है और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के द्वारा एक शौर्य क्रांति यानी लाई जाती है और इसी शौर्य क्रांति में दाऊद खां की हत्या कर दी जाती है और पीडीपीए की सरकार बनती है। पीडीपीए के सर्वोच्च नेता उस वक्त के नूर मोहम्मद तारिकी, जिन्होंने पीडीपीए की स्थापना की थी, वो राष्ट्रपति बनते हैं और 30 अप्रैल 1978 से 14 सितंबर 1979 तक इनका राजकाल चलता है और इनके द्वारा जाहिर शाह के द्वारा चलाए गए आधुनिकीकरण काम को आगे बढ़ाया जाता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार के द्वारा लैंड रिफॉर्म एक कानून लाया जाता है। इस कानून के तहत जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी और जिनके पास एकदम नाम मात्र ज़मीन थी, ये ज़मीन उसी में तकसीम कर देते हैं, यानी बांट देते हैं। तो लोग जगह जगह पर इनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। इस सरकार के द्वारा उस वक्त इस विरोधी गुटों को दबाने के लिए गोलियों से मारा जाता है, लेकिन एक जगह शांत करता है तो दूसरा जगह चालू हो जाता है और इसी तरह ये विरोध चलता रहता है। और इनका फॉरेन मिनिस्टर इन गुटों को और बढ़ावा देते हैं। इनके द्वारा चलाए गए सभी रूल को इस्लाम विरोधी बताकर इन्हीं से विरोध करने लगते हैं। आखिर में ये पीडीपी जो है कि दो गुट में विभाजित हो जाती है, खल्क और परचम। ये खल्किस्ट और परचमिस्ट आधुनिकरण के पक्ष में और दूसरा आधुनिकरण के विरोध, जिन्हें एक इस्लाम के विरोध बता दिया जाता है और लोगों को संगठित करने लगते हैं और सरकार में उथल पुथल आ जाती है। तब नूर मोहम्मद तारिकी के द्वारा सोवियत संघ से मदद मांगी जाती है और सोवियत संघ के द्वारा कुछ एडवाइजरी सदस्य और युद्ध के लिए कुछ विशेष प्रकार के हथियार इनको सहायता के रूप में देते हैं। और जब ये विद्रोह दबता ही नहीं और विरोध बढ़ता जाता है तो नूर मोहम्मद तारिकी मॉस्को जाते हैं सोवियत संघ के साथ विशेष विचार विमर्श के लिए। और सोवियत संघ कहता है कि आप सबसे पहले हफीजुल्लाह अमीन को आप सरकार से हटा दीजिए, वो जो है कि सरकार विरोधी काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही नूर मोहम्मद तारिकी मॉस्को से लौटते हैं, हवाई अड्डा पर ही उनको पूरे परिवार के साथ, यानी नूर मोहम्मद तारिकी को पूरे परिवार के साथ हफीजुल्लाह अमीन जो है कि गोलियों से भून डालते हैं, उनको मार डालते हैं। अपने आप को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं या बन जाते हैं। जब ये बात पता चलती है सोवियत संघ को तो सोवियत संघ गुस्से में आ जाती है और वहाँ से सैनिक भेज देती है। और 3 महीना के अंदर हफीजुल्लाह अमीन का जो शासनकाल था, सितंबर 1979 से 27 दिसंबर 1979 तक चला। यानी आप कह सकते हैं कि 3 महीना के शासनकाल के बाद सोवियत संघ के गुर्गे इनकी हत्या कर देती है और सोवियत सेना जो है कि पूरे अफगानिस्तान के शहरों को कब्जा कर लेती है और ब्राक करमल को राष्ट्रपति बना देते हैं। इनका शासनकाल 27 दिसंबर 1989 से 24 नवंबर 1986 तक चलता है और सोवियत सेना इन गुटों से लड़ना शुरू कर देती है और ये लड़ाई धार्मिक युद्ध में बदल जाता है और इस सोवियत सेना के साथ लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन गांव के लोग छोटे छोटे गुट बनाकर लड़ते हैं। इन गुटों को ही मुजाहिदीन के नाम से जाना जाता है। मुजाहिदीन का मतलब होता है कि धर्म के लिए लड़ना। और इन मुजाहिदीन गुटों को कई इस्लामिक देश इन गुटों को सहयोग करती है, हथियार देती है, पैसा देती है। और उसी वक्त सऊदी अरब के एक बहुत बड़े बिल्डर का बेटा ओसामा बिन लादेन इन मुजाहिदीन गुटों में शामिल होने के लिए, देखिए इस फोटोग्राफ से पता चलेगा कि वो किस तरह आ रहे हैं। इसको धार्मिक रंग देने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि शीत युग में अमेरिका का दुश्मन रहा सोवियत संघ। इसको कुचलने के लिए अमेरिका जो है कि इन गुटों को विशेष संरक्षण देती है, विशेष हथियार आप कह सकते हैं कि मुहैया करवाती है, इनको ट्रेनिंग दिलाती है और हैंड ग्रेनेड, मिसाइल, AK-47 वगैरह विशेष अन्य प्रकार के हथियार जो है कि इन मुजाहिदीन गुटों को देना शुरू कर देती है। अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के कुछ सेना के अधिकारी मिलकर इन गुटों को ट्रेनिंग जो है कि करवाती है और फिर ट्रेनिंग करवाने के बाद में इसको अफगानिस्तान भेज देती है सोवियत सेना के साथ लड़ने के लिए। पहाड़ी और कबीलाई इलाका होने के कारण वहाँ चलता है गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध। पहाड़ में लोग छुपे हुए, रास्ते नहीं है, जैसे ही सोवियत सेना वहाँ पर आती उस पर अटैक कर देते। और सबसे बड़ा गेम चेंजर अमेरिका का मिसाइल था जो
उड़ते हुए जहाज या हेलीकॉप्टर को मारकर गिराया जा सकता था, क्योंकि पहले जब ये मिसाइल इन मुजाहिदीन गुटों के पास नहीं थी तो सोवियत सेना हेलीकॉप्टर से आती थी, बम गिराकर इन्हें क्षति करके चली जाती थी। और इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति इन मुजाहिदीन गुटों से किस तरह बैठकर आराम से बातें कर रहे हैं और इन गुटों को सहयोग देने का वादा कर रहे हैं। और जब ये बात सोवियत को पता चलती है तो सोवियत जो है कि अपने सैनिकों को वापस बुला लेती है, और आप कह सकते हैं कि 1989 तक ये सारे सोवियत जो है कि इस देश को छोड़कर चली जाती है। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में ना तो सोवियत सेना पूरी तरह अफगानिस्तान को कब्जा कर पाती है और ना ही मुजाहिदीन गुट शहरों को कब्जा कर पाती है। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये युद्ध जो है कि बराबरी की स्थिति में रहता है। और जब 1989 को जब सोवियत सेना चली जाती है तब ये मुजाहिदीन गुट सरकार में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आपस में ही भिड़ जाते हैं और एक दूसरे पे लड़ना शुरू कर देते हैं और कत्ले आम मचाना आप कह सकते हैं कि ये लोग शुरू कर देते हैं। वहीं पर नजीबुल्लाह सरकार अकेली पड़ जाती है, क्योंकि नजीबुल्लाह सरकार सोवियत संघ की कठपुतली सरकार थी जो 1987 से 92 तक चली। लेकिन सोवियत संघ के चले जाने के बाद ये सरकार अकेली पड़ जाती है। और सबसे बड़ा बदलाव तो तब आता है जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन होकर 15 देशों में सोवियत संघ बंट जाता है। तो जो भी मदद या हथियार नजीबुल्लाह सरकार को सोवियत संघ के द्वारा जाने के बाद भी मिलता था, अब वो हथियार और वो सहायता अब मिलनी बंद हो जाती है। और आंतरिक पतन के बाद नजीबुल्लाह को 1992 में इस्तीफा देना पड़ जाता है और एक घर में ये खुद को बंद कर लेते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि सोवियत सेना 1989 को वहाँ से जाने के बाद गृह युद्ध चालू हो जाता है और ये युद्ध 1998 तक चलता है। गुटों में से एक गुट नजीबुल्लाह को 1996 में हत्या करके इनके सर को क्रेन पे लटका दिया जाता है। और दोस्तों इस बीच में एक बड़ी बदलाव होती है और 1994 में ये तालिबान अस्तित्व पर आता है। तालिबान का संस्थापक मुल्ला उमर, जो कभी इन गुटों का अगुवाई किया करते थे, और लड़ाई में इनका एक आंख खराब हो जाने के कारण ये युद्ध से दरकिनार करके ये जो है कि धर्म गुरु का काम करने लगते हैं और इनके द्वारा तालिब यानी छात्रों को इकट्ठा किया जाता है और इनके संगठन में लोग यानी छात्र काफ़ी जुड़ते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि स्टूडेंट पावर बहुत बड़ा पावर होता है किसी भी देश के लिए। और 1998 तक ये करीब करीब अफगानिस्तान का 90% क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों इस गुट का इस तालिबान को समर्थन पाकिस्तान करता था और पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान में शरिया लॉ लागू कर दिया जाता है। तो ये शरिया लॉ के मुताबिक आप कौन कौन सा काम नहीं कर सकते और क्या कर सकते और क्या नहीं, आइए समझते हैं। शरिया लॉ के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उनका हाथ काट दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को बलात्कार के द्वारा पकड़े जाते हैं तो उसको सरेआम पत्थर से मार मार कर उनका जान लिया जाता है। सरेआम फांसी दे दी जाती है। लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं, घर से औरत बाहर नहीं निकल सकती है बिना कपड़ों का। मतलब आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर इसमें ह्यूमन राइट्स का जो है कि उल्लंघन होता है और ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ हैं। आप टीवी नहीं देख सकते हैं, रेडियो नहीं सुन सकते हैं, आपको दाढ़ी रखना अनिवार्य हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि दूसरे धर्म के लोगों को इस शरिया कानून के हिसाब से जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं कि 17-18 साल के लंबे युद्ध के बाद में अफगानिस्तान की स्थिति बुरी तरह ख़राब हो जाती है और यहाँ पर लाखों लाखों लोग मारे जाते हैं। 1998 से 2001 तक जब शरिया कानून लागू कर दिया जाता है तो वहाँ पर जी रहे 4%
हिंदू और सिख ईसाई जो भी जाति के लोग वहाँ पे रह रहे हैं, गैर मुस्लिम, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। 2001 तक जो है कि तालिबान के द्वारा पूरे अफ़गानिस्तान को कब्जा कर लिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक बड़ी बदलाव आती है। बदलाव ये आती है कि तालिबान के संरक्षण में ओसामा बिन लादेन, जिन्होंने अल-कायदा नामक संगठन का गठन किया था, उन्होंने अफ़गानिस्तान के युवाओं को भी इसमें शामिल करके इंटरनेशनल आतंकवादी बना रहे थे। और इनका जो है कि सारा देख रेख जो है कि तालिबान सरकार के भीतर हो रही थी। इस अल-कायदा संगठन के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पर अटैक किया जाता है। और ये अटैक 9/11 यानी 9वां महीना 11 तारीख को 4 प्लेन हाईजैक करके 2 प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसी से सटे ट्विन टावर पे जाके टकरा दिया जाता है। और इस घटना में करीब 3000 लोग मारे जाते हैं और 6000 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। इस घटना की जिम्मेदारी अल-कायदा गुट के द्वारा ले ली जाती है। जब ये बात अमेरिका को पता चलता है कि इस घटना का प्लान जो है कि अफ़गानिस्तान में किया गया है, तब अमेरिकी सरकार जो है कि तालिबानी सरकार यानी अफ़गानिस्तान में जो सरकार चल रही थी, उनसे ओसामा बिन लादेन और इनके प्रमुख लीडरों को सौंपने की बात करता है, जो तालिबान साफ इनकार कर देता है कि आप ओसामा बिन के विरुद्ध हमें कोई प्रूफ दीजिए कि उन्होंने ये घटना किया है। इस बात पर अमेरिका को गुस्सा होता है और ये भाषण के बाद, वॉर ऑन टेरर, इस भाषण के बाद अमेरिका 1 सप्ताह के बाद में अफ़गानिस्तान में दस्तक दे देती है और वहाँ पे वो युद्ध चालू कर देता है, जिसका सहयोग सबसे पहले पाकिस्तान करता है। और दोस्तों ये युद्ध काफ़ी लंबा चलता है। आप कह सकते हैं कि 20 वर्ष का युद्ध चलता है। 48 देश इसमें भाग लेते हैं। अमेरिकी सेनाओं के द्वारा तालिबान सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है और इंटरिम गवर्नमेंट के रूप में हामिद करजई को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। दोस्तों अमेरिका का अथक यानी 10 साल प्रयास के बाद में जो पाकिस्तान के पेशावर में ओसामा बिन लादेन के द्वारा अल-कायदा का जो गठन किया गया था 1988 में, उसको पाकिस्तान के ही एबटाबाद शहर में मारकर गिराया जाता है। ये अमेरिकी सेना और अमेरिकी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन दोस्तों क्या इस बीच क्या तालिबान अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो चुके थे? तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जगह जगह पे समय समय पे लड़ते रहते थे और कुछ कुछ जगह को अपने पास में जो है कि कब्जा करते रहते थे। 2015 का मैं एक तस्वीर आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इतना क्षेत्र में जो आपको दिख रहा है काला करके, ये तालिबान द्वारा अभी भी कब्जा किया हुआ क्षेत्र है। दोस्तों दुनिया भर के देश जो है कि अफ़गानिस्तान को मदद पहुंचाया इसी बीच में। और सबसे बड़ा मदद तो आप भारत का आप देख लीजिए कि यहाँ का संसद भवन जो है बनाया गया और कई भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना वहाँ पे चलाई गई, स्कूल बनाए गए, सड़क बनाए गए। और कई देश अफ़गानिस्तान की मदद करने के लिए, यहाँ की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए कई देश मदद दिए और यहाँ की स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश की है। लेकिन दोस्तों ये अमेरिकी सेना 20 वर्ष लड़ाई लड़ने के बाद आज हाथ खड़ा करके क्यों जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए इसको समझते हैं। आप और हम अच्छी तरह जानते थे कि अमेरिका जो है कि 2011 में जब ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में उनको मार गिराया, तो अमेरिका का आधा मकसद पूरा हो गया। और दोस्तों लेकिन इस बीच अमेरिकी सरकार ने बहुत सारा वहाँ पे काम किया, वहाँ के सैनिक को मजबूत किया, वहाँ के लड़ाकों को मजबूत किया, हर तरह का ट्रेनिंग दिया और वहाँ एक सुनिश्चित व्यवस्था लागू करने की कोशिश की। इतना कुछ करने के बाद भी अमेरिकी सरकार को क्यों तालिबानियों के साथ एक समझौता करके इस देश से पीछे हटना पड़ा? बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 29 फरवरी 2020 आप लोगों को याद होगा, कतर देश के दोहा शहर में एक समझौता पत्र होता है शांति बहाल के लिए।
सबसे बड़ी बात है, ध्यान देने वाली बात है कि इस एग्रीमेंट, इस समझौता के वक्त में जो 2014 से राष्ट्रपति बने थे अशरफ गनी, जब ये समझौता हो रहा था तो सबसे बड़ी बात है कि वहाँ ना तो अशरफ गनी थे, ना अशरफ गनी के सरकार के कोई सेना के अध्यक्ष, ना ही कोई अधिकारी। और ये समझौता जो है कि अमेरिका और तालिबान के बीच में हो रही थी। अमेरिका का कहना था कि मैं आपको अफगानिस्तान सौंप रहा हूं, लेकिन अफगानिस्तान के ज़मीन पर आप किसी भी प्रकार का टेररिस्ट एक्टिविटी पनपने नहीं दोगे और अपने ज़मीन पर अलकायदा को कभी भी पनपने नहीं दोगे, और अमेरिका के एलाइड देश आप कभी आक्रमण नहीं करोगे। ये सारी बात जो है कि तालिबान मान लेती है। और जैसे जैसे अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना अपने देश के लिए रवाना होती है तो तालिबान आहिस्ता आहिस्ता उस पर कब्जा करने लगती है। आप लोग देखे होंगे कि जब तालिबान सेना दस्तक देती है तो वहाँ के राष्ट्रपति किस तरह 4 कार में अटैची भर भर के पैसा लेकर भाग जाते हैं, और वहाँ का 3.5 लाख सैनिक तालिबान के आते ही हथियार डाल देते हैं। दोस्तों, इस 20 साल की लड़ाई में अमेरिका ने क्या खोया और क्या पाया? इस युद्ध में अमेरिकी सैनिक करीब 2500 के आसपास मारे गए और अफगान राष्ट्रीय सेना जो है कि 65,000 के आसपास मारे गए, और तालिबान और अन्य विपक्षी दल जो 51,000 के आसपास मारे गए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ नागरिक सिविलियन जो है कि 50,000 के आसपास मारे गए। तो दोस्तों, एक बात मुझे बताइए आप सब मिलकर कि कोई भी देश किसी देश को कितना सहयोग करेगा, कितना दिन तक सहयोग करेगा, किस तरह का सहयोग करेगा, तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिकी सेना जो है कि इन तालिबानियों को अमेरिका सौंपते हुए, हम तो कहेंगे कि अमेरिका जो है कि इन तालिबानियों को अफगानिस्तान सौंपते हुए ये अपना देश लौट जाती है। तभी तो अशरफ गनी जो है कि 4 कार में भर भर के पैसा उस देश छोड़कर भागते हैं, और वहाँ के 3.5 लाख सैनिक तालिबान के आते ही जो है कि हथियार आगे डाल देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी।